ओके, लेट्स बिगिन विद द रिवीजन ऑफ मॉडर्न इंडिया. दिस इज़ जस्ट अ रिवीजन नोट. इसमें कुछ भी डिटेल से आपको नहीं मिलेगा. मतलब मैं बताऊंगी कि इसमें और हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, बट एकदम डिटेल तो इसमें नहीं होगा. ये जस्ट एक क्विक रिवीजन सा होगा. ठीक है, लेट्स बिगिन. सो अब मॉडर्न इंडिया में हम देखते हैं कि पहले क्या था कि यूरोप जो था वहाँ पे से डायरेक्ट एशिया तक आने का एक पहले अर्लियर ट्रेड रूट था. ये है अर्लियर ट्रेड रूट. अब क्या हुआ कि जैसे ही रोमन एम्पायर जो था वहाँ पर डिक्लाइन हो गया और उनकी जगह अब आ गया अरब एम्पायर. तो उन्होंने यहाँ से इंग्लिश के जाने के रास्ते को या यूरोपियंस के जाने के रास्ते को कट कर दिया. अब यहाँ से यूरोपियंस जा नहीं सकते थे. तो उन्होंने फिर अब अपना एक नेविगेशनल रूट बनाना चालू किया कि चलो हम किसी दूसरे रूट को खोजते हैं जो हमें एशिया तक लेके जाए. अब उनको एशिया क्यों जाना है? एशिया इसलिए जाना है उनको क्योंकि एशिया ही तो है जहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है. तो अब क्या होता है कि लिस्बन से इस तरीके का एक ट्रेड रूट है जो यहाँ कैलिकट केरला में है. वहाँ पर पहुँचते हैं. कौन पहुँचते हैं? सबसे पहले वास्को डी गामा पहुँचते हैं. ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि एडवेंट ऑफ यूरोपियंस. अब यूरोपियंस के आने से क्या क्या हुआ? तो पावर का ट्रांसफ़र हो गया, कल्चरल एक्सचेंज हो गया, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया. तो जो पोर्तुगीज़ थे वो उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी भले 1628 में बनी है, यहाँ पे लिखी हुई दिख रही होगी, लेकिन वो 1498 में कैलिकट में आ गए थे. जी हाँ, वास्को डी गामा की बात हो रही है यहाँ पे. फिर उनके बाद डच आए इंडिया में 1605 में. तो देखो पोर्तुगीज़ और डच के बीच में कितना डिफरेंस है, 100 ईयर्स का डिफरेंस है. सो पोर्तुगीज़ यहाँ पे मतलब हम कह सकते हैं कि कोई कंपटीशन नहीं था 100 साल तक. तो जब वो आए उसके बाद, ठीक है, तो उसके बाद डच आए. तो उसके जस्ट कुछ ही समय बाद फिर इंग्लिश भी आ गए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना. उसके बाद हम देखते हैं इंग्लिश के बाद आए डेन्स. डेन्स यानी जो डेनमार्क के कंट्री के लोगों को बोला जा रहा है. फिर हम देखते हैं फ्रेंच आए लास्ट में. अब पोर्तुगीज़ से स्टार्ट करते हैं. तो पोर्तुगीज़ में जैसा कि सब नाम जानते हैं कि वास्को डी गामा है, वो मई 1498 कैलिकट में पहुंचते हैं. उन्हें किंग जैमोरिन रिसीव करते हैं. ये किंग जैमोरिन उन्होंने नाम दिया था यहाँ के राजा का नाम, जो राजा मनु विक्रम वर्मा था. तो अब राजा मनु विक्रम वर्मा उनको रिसीव करने क्यों जाएंगे? तो भाई ट्रेड से जो लोकल सेलर जो भी होते हैं उनको बहुत फ़ायदा है ना. और फिर ये जो एक्साइज ड्यूटी, जो कस्टम ड्यूटी होती है ना, उनसे रेवेन्यू भी बहुत जनरेट होता है स्टेट का. तो ये फ़ायदे होते हैं, इसलिए उन्होंने वेलकम किया यूरोपियन ट्रेडर को. ठीक है, तो वास्को डी गामा को यहाँ पे हम देख रहे हैं डायरेक्टेड बाय अली अहमद मजैदी कन्हा. तो उनको मदद किए अली अहमद अबिन मजैदी, एक अरब मर्चेंट है, और कन्हा एक गुजराती मर्चेंट है. ये दोनों ने उनको रास्ता दिखाया है. एक्चुअली में वास्को डी गामा कोई डिस्कवरी नहीं किया है. यहाँ से ये वो केप ऑफ गुड होप में आके रुक गया. अब उसके आगे उसको रास्ता ही नहीं पता था एशिया जाने का. तो यहाँ पे वो दोनों मर्चेंट्स ने उनकी हेल्प की है. ठीक, तो ये अब पोर्तुगीज़ आ गए. अब पोर्तुगीज़ अपना सेटलमेंट बनाना चालू करते. तो सबसे पहले उन्होंने अपना सेटलमेंट जो था उन्होंने अपना यहाँ पे कोचीन में बनाया है. फर्स्ट उनकी कैपिटल सिटी थी कैलिकट, क्विलोन, कोंगन, और ये मालाबार कोस्ट का है. तो उसके बाद 1530 तक इनकी ये जो कैपिटल सिटी रही है ना, 1498 में वो आ गए थे. फिर गोवा में चले गए ये, और उनकी कैपिटल सिटी ट्रांसफ़र हो गई. तो ये देखिए पोर्तुगीज़ गवर्नर जो थे सबसे पहले तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा इनके फर्स्ट गवर्नर थे. अब ब्लू वाटर पॉलिसी उन्होंने स्टार्ट किया, यानी कि करतार सिस्टम, जिसमें कि वो मास्टर बन गए, यानी कंट्रोलर बन गए सी की. वो इंडिया के साथ ट्रेड करने किसी और दूसरे यूरोपियंस को नहीं दे रहे थे. ठीक है, तो उन्होंने पासेस जारी किया. ये करतार सिस्टम यानी एक पासेस है कि इंडिया के साथ ट्रेड करना है तो आपको हमसे पहले पासेस लेना पड़ेगा. और ये इंडियन ट्रेडर्स को भी अगर बाहर ट्रेड करना है तो उनको भी यही पासेस लेना पड़ता था पोर्तुगीज़ से. ठीक है, क्योंकि उनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग नेवी थी, तो वो ये कंट्रोल कर रहे थे सी पे. तो ये ब्लू वाटर पॉलिसी है. फिर आते हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क. अब ये सेकंड गवर्नर थे. इनका ही हम बोलेंगे कि यही है रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज़ पावर इन इंडिया. ठीक, इन्होंने क्या किया कि 1510 में इन्होंने एक ट्रीटी साइन की कृष्णदेव राय से.
उन्होंने बोला कृष्णदेव राय ने कि आप मुझे घोड़े और सॉल्ट पीटर ला के दो। सॉल्ट पीटर एक कैनन बनाने में काम आता है, एक्सप्लोजिव है कह सकते हैं, ठीक है। तो तोप में काम आता है सॉल्ट पीटर। और उसके बदले कृष्णदेव राय को वो पर्शिया से हॉर्सेस और सॉल्ट अपने जगह से सॉल्ट पीटर ला के दे रहे थे। तो उसके बदले वो कृष्णदेव राय उनको प्रॉमिस करते हैं कि गोवा दे देंगे। तो पोर्तुगीज़ कर दिखाते हैं, उनको घोड़े ला के दे देते हैं। तो 1510 में अब कृष्णदेव राय को ये ट्रीटी के अकॉर्डिंग गोवा देना था, बट गोवा उस समय सुल्तान ऑफ बीजापुर के अंडर था। और सुल्तान ऑफ बीजापुर भले कृष्णदेव राय से हार गए थे पर वो नहीं मानते, तो उनको फिर सुल्तान ऑफ बीजापुर को अल्बुकर्क ने हरा कर गोवा लिया। और गोवा में उन्होंने फिर अपनी 1510 में उनको गोवा मिल जाता है। अब नीनो दी कुन्हा आते हैं, वो कोचीन से गोवा ले जाते हैं, कैपिटल सिटी को कोचीन से, यहाँ पे देख रहे हैं, कोचीन से गोवा ले गए 1530 पे, ठीक है। अब फिर क्या होता है कि पोर्तुगीज़ हमारे साथ बहुत सारी चीज़ों की ट्रेड करते हैं, स्पाइसेस हो गया, फूड ग्रेन्स हो गया, टेक्सटाइल्स हो गया, सॉल्ट पीटर हो गया, है ना। और ये प्रॉफिट मार्जिन जो था वो 60 टाइम्स हो जाता है उनके इन्वेस्टमेंट से। यानी अगर वो यहाँ 1 लाख का सामान बेच रहे हैं तो खरीद रहे हैं, तो वहाँ जाके वो 60 लाख में बेचते थे, ठीक है। अब ये जो सुल्तान यहाँ पे जो था ना कि ब्लू वाटर पॉलिसी जो था, इसको जो है बेगैरा के एक सुल्तान थे, है ना, सुल्तान मोहम्मद शाह बेगेरा ऑफ गुजरात, इन्होंने क्या किया कि ये पहले थे जिन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी को अपोज किया, लेकिन बैटल ऑफ जडेजा में पोर्तुगीज़ उनको हरा देती है, ठीक। तो ये हो गया। अब डेक्लाइन कैसे चालू होता है, जैसे ही डच और इंग्लिश आते हैं। तो फिर 1612 में उनको इंग्लिश के कैप्टन बेस्ट जो हैं वो हरा देते हैं, तो सूरत उनके हाथ से निकल गया। ये बैटल ऑफ स्वेले में हुआ था, ठीक। उसके बाद फिर क्या हुआ, डच ने उनका ऑर्मुज छीन लिया, है ना। अब हमारे भी कासिम खान, हमारे जो बंगाल के उस समय गवर्नर थे, है ना, उन्होंने उस समय शाहजहाँ थे उन एम्परर, तो उनके साथ पोर्तुगीज़ ने हुगली में उनके साथ कुछ क्लैशेज हो गए शाहजहाँ के साथ, तो कासिम खान ने उनको हुगली से ही हटा दिया, ठीक है। फिर अब उनकी एक प्रिंसेस थी, है ना, जिनका नाम था प्रिंसेस कैथरीन ऑफ ब्रिगेंसा। उनकी शादी हो गई इंग्लैंड के प्रिंस चार्ल्स से, तो उनके डावरी में उन्होंने बॉम्बे को दे दिया, तो इनके हाथ से बॉम्बे भी चल दिया। कोचीन फिर डच फिर से उनके हाथों से उनको डिफीट करके ले गई। पेशवा बाजीराव वन सॉल्सिटी एंड बीसेन ले गए, और दमन एंड दीव उनके पास 1961 तक था, यानी जब आज़ादी के बाद तक था, ठीक। तो आज़ादी के बाद हमारे यहाँ हमारी यूनियन ऑफ गवर्नमेंट ऑपरेशन विजय कराती है, और इनके ये लास्ट टेरिटरी भी इनके हाथ से चली जाती है। उसके बाद फिर होता है डच का आना। अब डच जो होती है ये इनकी ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में बनती है, और हम इसको बोलते हैं मोस्ट पावरफुल, क्योंकि ये अपने पार्लियामेंट से कंट्रोल नहीं की जाती है। तो इस कंपनी के पास अपनी एब्सोल्यूट ऑटोनॉमी होती है इन गोइंग फॉर वॉर एंड कंक्लूडिंग पीस ट्रीटी विद एनी कंट्री इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। तो डच का ट्रेड इंट्रा एशियन और यूरेशियन है, यानी विद इन एशियन नेशंस एंड इन बिटवीन यूरोप एंड एशिया, है ना, तो वो यूरेशियन हुआ। तो क्या क्या ट्रेड करते थे, कलमकारी टेक्सटाइल जो आंध्र प्रदेश की मछलीपट्टनम की बहुत फेमस टेक्सटाइल है, सिल्क हो गया, इंडिगो, फूड ग्रेन, सॉल्ट पीटर एंड ऑल्सो ओपियम। तो ये पूरा साउथ ईस्ट कोस्ट जितना दिख रहा है ना, मछलीपट्टनम, कलिंगापट्टनम, विशाखापट्टनम, भीमुनीपट्टनम, नरसापुरम, निजामपट्टनम, पुलिकोट, नागापट्टनम, ये सारा यहाँ पे उनका सेटलमेंट बनता है। और बंगाल में भी डेक्का, चिंसूरा, कासिम बाज़ार, हुगली, मुर्शिदाबाद, यहाँ पे उनका सेटलमेंट बनता है ना। वो पहले सबसे पहले डच आए तो सूरत में थे, लेकिन सूरत में तब कौन थे, पोर्तुगीज़। तो पोर्तुगीज़ बोलते हैं कि नहीं, हम आपको आने नहीं देंगे। पोर्तुगीज़ भगा देते हैं, तो ये फिर चले जाते हैं कहाँ, मछलीपट्टनम में। तो यहाँ पे उनका पहला सेटलमेंट बनता है, ठीक है। और पुलिकोट जो होता है 1689 तक उनका ट्रेड के लिए मेन सेंटर था, फिर वो नागापट्टनम बन जाता है उनका मेन सेंटर। लेकिन डच का इंटरेस्ट हमेशा से इंडोनेशिया में ज़्यादा था, है ना, तो इसलिए इसको बटावियन ट्रेड बोलते हैं, बटावियन ट्रेड। और ये जो बटावियन
ट्रेड इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि बटाविया एक जगह है इंडोनेशिया में जिसको हम बोलते हैं कि वो मेन सेंटर था पूरे एंटायर डच ट्रेड का एशिया में, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि पोर्तुगीज़ धीरे धीरे उनका इन्फ्लुएंस कम होते गया, जैसे हमने देखा। तो पहले तो डच और इंग्लिश बड़े दोस्त थे, फिर जैसे ही पोर्तुगीज़ हटा कंपटीशन से तो अब कंपटीशन में आ गए डच और इंग्लिश, तो इनके बीच राइवलरी स्टार्ट हो जाती है ना। अब क्या होता है कि इंग्लिश क्या कहता है कि वो इंडोनेशिया में घुसता है ट्रेड के लिए, लेकिन डच को ये बिल्कुल पसंद नहीं था, इंडोनेशिया से उसको अलग ही पॉजिटिवनेस था। तो उसने डच ने फिर क्या किया, अम्बोयना मैसेकर हो गया, मतलब 1623 में डच ने 21 मर्चेंट्स को किल किया, जिसमें से 10 तो इंग्लिश थे, इंग्लिश मर्चेंट्स थे, समझे। तो इसके बाद फिर अब 1667 में एक एग्रीमेंट होता है जिसमें डच को बोलते हैं कि तुम इंडिया छोड़ दो, इंग्लिश इंडोनेशिया छोड़ देगा। फिर इसके बाद एक यहाँ पे एक पॉइंट याद रख सकते हैं कि बैटल ऑफ बेदरा, है ना, या जिसको हम बैटल ऑफ चिंसूरा बोल सकते हैं या बैटल ऑफ हुगली भी बोल सकते हैं। तो ये बैटल हुआ था 1759, यहाँ पे लिखाया नहीं है, ठीक है। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर जाफ़र के बदले में हुआ, के बीच में हुआ था, जिसमें मीर जाफ़र को डच असिस्ट कर रहा था, लेकिन इस बैटल को ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है, ठीक। तो अब यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हैं कि ये जो कौन सी जगह किस चीज़ के लिए फेमस थी, तो डेक्का अपने मुस्लिन क्लॉथ के लिए फेमस थी, मुस्लिन, ऐसा, ठीक। और जो बंगाल प्रोविंस था, इट वाज वर्ल्ड फेमस फॉर अ टाइप क्लॉथ कॉल्ड चिन्स, तो ये बंगाल एक चिन्स के लिए बड़ा फेमस था, चिन्स, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पटना है वहाँ पे सॉल्ट पीटर की प्रोसेसिंग होती थी, है ना। और आगरा के पास बोएना जगह था, सरकार यहाँ पे गुजरात में भी था। तो इधर इधर भी उनकी बहुत सारे ट्रेड सेंटर्स थे जहाँ पे इंडिगो वगैरह का प्लांटेशन ज़्यादा होता था, है ना। कैम्बे ब्रोज, सूरत, ये अहमदाबाद, ये सब गुजरात में था। तो यहाँ भी मतलब डच के बड़े ट्रेड सेंटर्स थे, है ना। तो ऑल ओवर इंडिया हम कह सकते ट्रेड सेंटर थे। कोचीन में भी जब वो पोर्तुगीज़ को हरा के ले लेता है ना, तो वहाँ पे भी ट्रेड सेंटर उनका होता है। देखो कोचीन को हराया था डच ने, ये है ना। अब फिर डच के बाद आते हैं इंग्लिश। तो 1599 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, पर पहले इसका नाम था मर्चेंट एडवेंचरर्स ट्रेडिंग इन द ईस्ट, ठीक। फिर 1600 में इसका नाम पड़ जाता है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो क्वीन एलिजाबेथ वन ने इनको एक रॉयल चार्टर दिया, जिसमें उन्होंने ग्रांट किया कि आप 15 साल तक आपके पास मोनोपोली राइट्स है कि आप ट्रेड करो इंडिया के साथ, है ना। मतलब वो कंपनी ही बस इंडिया के साथ ट्रेड कर सकती थी। अब क्या हुआ कि सर हॉकिंस आते हैं, जहाँ सबसे पहले कौन इंग्लिश है, तो सबसे फर्स्ट इंग्लिश टू विज़िट इंडिया जो थे वो थे सर हॉकिंस। जहांगीर की कोर्ट में आते 1608 में, वो बात करने का कोशिश करते कि हम ट्रेड के लिए आए हैं, तो उनकी दाल निकलती हैं। फिर सर थॉमस रो आते हैं जहांगीर की कोर्ट में 1615 में, उनको मिल जाता है ट्रेडिंग कंसेशंस, ही वॉज ग्रांटेड ट्रेडिंग कंसेशंस बाय जहांगीर, ठीक है। और सर थॉमस रो का एक मेन रोल है 1632 के रॉयल फरमान में। उन्होंने एक परमानेंट फैक्ट्री सेटअप करवाने का मतलब फरमान ले लिया था सूरत, है ना, ठीक। फिर अब देखो यहाँ पे सबसे पहले सूरत में आना चाहते थे कौन, इंग्लिश, लेकिन यहाँ पे तब पोर्तुगीज़ थे। पोर्तुगीज़ इनको भगा देती है, तो जाना पड़ता है इनको कहाँ, मछलीपट्टनम में, जहाँ डच है। 1611 में मछलीपट्टनम में आते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि यही हम देखते हैं कि 1612 में जो है सूरत भी ले लेते हैं वो, है ना। मछलीपट्टनम में अपना टेम्पररी सेटलमेंट बना के रह रहे थे ये, ठीक। तो अब क्या हुआ कि सूरत में कैप्टन बेस्ट जो थे वो बैटल ऑफ स्वेले में हरा देते हैं पोर्तुगीज़ को, है ना। तो वहाँ पे अब सूरत उनका हो जाता है और
वहाँ पे उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट बना था। तो फर्स्ट परमानेंट सेटलमेंट ऑफ ब्रिटिश बोलेंगे तो हम सूरत बताएंगे, लेकिन अगर फर्स्ट टेम्प्रेरी सेटलमेंट होगा तो वो होगा मछलीपट्टनम। ठीक है। तो अब क्या हुआ कि अच्छा यहाँ पे फिर अब इंग्लिश की ट्रेड का देखते हैं कि वो हमारे साथ कलमकारी, कैलिकोज, ये सारे टेक्सटाइल्स का ट्रेड करते थे, फूड ग्रेन्स, इंडिगो, सॉल्ट पीटर। फिर 19th सेंचुरी में ये मेनली शिफ्ट हो गया टी, कॉफ़ी, ओपियम की तरफ, है ना। उसके बाद जहाँ जहाँ हम देख रहे हैं कि डच का सेंटर था, पूरे साउथ ईस्ट एशिया जितना डच में वहाँ पे नाम था, ये पटनम वो सारा वहाँ पे इंग्लिश बना लेते हैं, है ना, अपना सेटलमेंट। फिर यहाँ पे भी जो चंद्रनगर डेक्का, वहाँ पे भी इंग्लिश ने अपना सेटलमेंट बना लिया। ठीक। अब क्या हुआ कि कंपनी को 1717 में फर्रुख सियार नाम का एक उस समय मुग़ल एम्परर हुआ करता था, इन्होंने उनको दिया गोल्डन फरमान, जिसको बोलते हैं मैग्ना कार्टर ऑफ दी कंपनी। ठीक। ये फरमान में इंग्लिश को क्या क्या राइट्स मिल गया कि आपको हमारा जो बंगाल का एरिया है वहाँ पे ड्यूटी जो है उस कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी, है ना, ट्रेड करने के लिए। उसके अलावा जो उनको पोर्ट्स, फैक्ट्रीज, वेयर हाउसेज, ये सब इस्टेब्लिश करने का राइट मिल गया। उनकी ट्रेड एंड प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शंस का राइट मिल गया, है ना। अपनी खुद के कॉइन एंड करेंसी मिंट करने का उनको राइट मिल गया। सो ये बहुत बड़ा भूल कहते हैं, और ये इसको पाने में, इस गोल्डन फरमान के पीछे सर जॉन सरमैन का बहुत बड़ा हाथ था। ठीक है। तो ये प्रोविजंस ऑफ द फरमान जो था ना, इसी फरमान के चक्कर में हमेशा बंगाल और इंग्लिश, नवाब ऑफ बंगाल और इंग्लिश के बीच में हमेशा बड़ी ही तनाव बने रहते थे, और यही मेन रीज़न हुआ फिर बैटल ऑफ पलासी का। ठीक। अब इंग्लिश के सेटलमेंट्स आप देख सकते हैं कि सूरत में था, पहले मछलीपट्टनम में, फिर सूरत में, फिर यहाँ हरिहरपुर जो है ये बंगाल उड़ीसा प्रोविंस का है, वहाँ पर था। उसके बाद फिर यहाँ फोर्ट सेंट जॉर्ज वो चेन्नई में बनाते हैं। ये आता है कि कहाँ पे है फोर्ट सेंट जॉर्ज, इसके ऊपर क्वेश्चन। ठीक है। तो ये राजा ऑफ चंद्रनगर उनको ग्रांट कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे उनका 1643 में था। उसके बाद फिर बॉम्बे में उनको जेराल्ड ऑन्जियर जो थे, ये इस बॉम्बे सिटी को स्टैब्लिश करने के लिए जाने जाते हैं। ठीक है। और फिर फोर्ट विलियम्स जो है उन्होंने कैलकाटा में बनाया। इसके बाद फिर ब्रिटिश के बाद आते हैं डेन्स। डेन्स सबसे पहले वैंकूवर में आते हैं 1620 में, फिर वो सैरमपुर में भी अपना सेटलमेंट बनाते हैं 1675 में, फिर 1845 में ये निकल जाते हैं। ये इनका मेन था कि क्रिश्चियनिटी को क्या बोलते हैं, प्रोपगेट करना। ठीक है। तो ये इस सब चीज़ों में ज़्यादा इनका ध्यान था। 1845 में फिर ये अपना सेटलमेंट बेच देते हैं इंग्लिश को और चले जाते हैं। फिर आते हैं फ्रेंच। अब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो 1664 में बनी थी, और जॉन कॉलवर्ट जो थे वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, लुई 14 जो फ्रेंच किंग थे उनके, उन्होंने इस कंपनी को फॉर्म किया, जो भी वो फाउंडर थे इस कंपनी के, है ना। अब होता क्या है कि ये फ्रेंच आए, है ना, डच चले गए, इंग्लिश बचे, पोर्तुगीज़ तो पहले ही चले गए थे, डेन्स तो आके निकल गए, है ना। अब फ्रेंच आते हैं, और फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में होती है लड़ाई। तो एंग्लो फ्रेंच राइवलरी का नतीजा होता है कर्नाटिक वॉर, और 3 कर्नाटिक वॉर लड़े जाते हैं। तो ये एक बड़ा शॉर्ट में है नोट, इसके पीछे बहुत कहानियाँ हैं। ठीक है। पहला कर्नाटिक वॉर जो था 1746 से 48 तक चला। इसका रीज़न था ऑस्ट्रियन सक्सेशन वॉर हुआ यूरोप में, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। तो अब ये जो वॉर था वो इंग्लैंड और फ्रांस में तो चल रहा था, लेकिन वो इंडिया में भी उसका असर दिखने लग गया, है ना। अच्छा, फ्रेंच की सबसे पहली फैक्ट्री जो थी वो सूरत में बनी थी, ये हम पहले देख लेते हैं, है ना, कि क्या आए थे तो कैसे। फिर उन्होंने पौंडीचेरी में अपना कैपिटल सिटी बनाया, है ना, और ये पौंडीचेरी का पहला नाम हुआ करता था वलीकुंदपुरम। फिर फ्रांसिस मार्टिन ने इसको पौंडीचेरी सिटी में इस्टेब्लिश कर दिया, और 1673 में ये एक नर्व सेंटर था फ्रेंच ट्रेड का, है ना। यहाँ पे फ्रेंच का
सेटलमेंट था। चंद्रनगौर था जो बंगाल प्रोविंस में, वहाँ पे भी उनका सेटलमेंट था। अब हाँ, यहाँ पे आ जाते हैं फर्स्ट कर्नाटिक वॉर ऑस्ट्रियन सक्सेशन के कारण हुआ। तो एक बैटल होता है, बैटल ऑफ सैंथम, ठीक है। ये बैटल कहाँ किसके बीच में होता है? इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में, लेकिन इंग्लिश जाती है अनवरुद्दीन के पास। अब अनवरुद्दीन कर्नाटक के नवाब है। उन्होंने बोला इंग्लिश को कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए 10,000 अपनी आर्मी भेज रहा हूँ। और फ्रेंच के उस समय बड़े ही अच्छे गवर्नर थे, मतलब उस समय के बोल सकते कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल फ्रेंच गवर्नर्स जो थे वो थे डुप्लिक्स। अब इन्होंने क्या किया, ही वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू इंटरफियर इन द इंटरनल पॉलिसीज ऑफ द इंडियन रूलर्स, है ना। अब ये डुप्लिक्स बड़े सातिर थे, तो वो ये 1100 डुप्लिक्स के पास वो थे सोल्जर्स, और 10,000 अनवरुद्दीन के सोल्जर, इनके बीच में लड़ाई होती है ना। तो एक कमांडर पैराडाइस जो होते हैं वहाँ पे, वो डेप्यूटी होते हैं डुप्लिक्स के, वो लड़ते हैं और इसमें फ्रेंच जीत जाता है, विनर हो जाता है। तो फिर अब क्या होता है कि फ्रेंच जो है ब्रिटिश की ये जो सेंट जॉर्ज फोर्ट था इस पे कब्जा जमा लेती है। इसमें अब फ्रेंच का हुकूमत हो जाता है। तो अब फ्रेंच अपना यहाँ पे हुकूमत करने लग जाती है। लेकिन ये जो वॉर था वो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में यूरोप में भी चल रहा था। तो यूरोप में फ्रेंच हार जाती है, फ्रेंच इंडिया में जीत जाती है बट यूरोप में हार जाती है। तो वहाँ पे एक ट्रीटी साइन होती है जिसमें फ्रेंच को अपना जो सेंट फोर्ट जॉर्ज था वो वापस करना पड़ जाता है इंग्लिश को। तो ये ट्रीटी का नाम था एक्स-ला-चैपेल। अब इसकी वजह से दोनों पार्टी ही खुश नहीं थी, ना इंग्लिश भी अपने हार के कारण खुश थी, ना फ्रेंच को वापस से जीत के भी कुछ मिला नहीं। तो ये जस्ट नेक्स्ट ईयर 1749 में, 48 में वॉर ख़त्म हुआ था, जस्ट नेक्स्ट ईयर 49 में सेकेंड कर्नाटिक वॉर चालू हो जाता है, 54 तक चलता है। इसका रीज़न था हैदराबाद में सिविल वॉर हो रहा था। जब निज़ाम उल मुल्क का डेथ हो जाता है तो उनके सन और उनके दामाद में मुजफ्फर जंग उनके बेटे और उनके दामाद जो उनके बीच में होता है बैटल। तो उनके बेटे और नासिर जंग और मुजफ्फर जंग दामाद बेटे, इनके बीच में बैटल होता है ना। तो इसमें अब देखो, हमने डुप्लिक्स को बताया था कि वो पहला बंदा था जो इंटरनल पॉलिटिक्स जो थी इंडिया की उसमें इंटरफेयर करता था, है ना। वो पहला यूरोपियन था। तो अब वो यहाँ पे इंटरफेयर करने लगा। तो अब देखो, फ्रेंच इंटरफेयर कर रहा था तो इंग्लिश भी कैसे चुप रहे, तो इंग्लिश भी इसमें इंटरफेयर करने लग गया। तो अब जो अनवरुद्दीन है, और इसके साथ साथ देखो कर्नाटक और हैदराबाद दोनों जगह में ये हुआ ना। तो कर्नाटक में क्या हुआ कि अनवरुद्दीन इंग्लिश के साथ था तो इंग्लिश उसके साथ था, और फिर चंदा साहिब के साथ हो गए फ्रेंच, और नासिर जंग के साथ इंग्लिश हो गए, और मुजफ्फर जंग के साथ हो गए फ्रेंच, ठीक है। तो ये हो रहा था हैदराबाद में। तो इसमें क्या हुआ, फ्रेंच जीत जाते हैं, ठीक है। ये बैटल ऑफ अंबर में होता है, ठीक है। तो फ्रेंच जीत जाते हैं। अब ये यहाँ पे क्या होगा, फ्रेंच जीत गए मतलब यहाँ पे फ्रेंच का जो लीडर थे मुजफ्फर जंग वो भी अब जीत चुका है। लेकिन मुजफ्फर जंग को नासिर जंग के दोस्त मार देते हैं, ठीक है। तो मुजफ्फर जंग मर गया। तो फिर एक बुशी नाम का यहाँ पे कमांडर आता है ना, बुशी। ये कमांडर सलाबत जंग को घोषित कर देते हैं नवाब ऑफ हैदराबाद, ठीक है, मुजफ्फर जंग के बदले। अब सलाबत जंग इतना खुश हो जाता है कि वो नर्दन सरकार दे देते हैं। नर्दन सरकार क्या होता है कि ये जो इंडिया है ना, यहाँ पे इसके आंध्र प्रदेश में से 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनको हम नर्दन सरकार बोलते हैं, ठीक। तो इस चीज़ को सलाबत जंग उनको खुश हो जाता है कि मेरे को नवाब बना दिया तो मैं आपको दे देता हूँ। और चंदा साहिब को भी जिता देते हैं ना फ्रेंच, चंदा साहिब को भी जिता देते हैं। तो चंदा साहिब उन लोगों को 80 विलेज के रिवेन्यूज़ दे देता है फ्रेंच को, ठीक। तो अब इसमें क्या हुआ कि अब रॉबर्ट क्लाइव आते हैं इसमें। अब रॉबर्ट क्लाइव को हम कहते हैं आर्कोट हीरो बन जाता है वो। उन्होंने क्या किया कि अब एक दिन जो डुप्लिक्स था कमांडर मेन, है ना, वो गए हुए थे अपनी दूसरी बीवी या जो भी यहाँ पे छुपा के उन्होंने एक बीवी रखी थी उससे मिलने, है। तो अब वो नहीं थे, ये बात पता थी इंग्लिश को, लेकिन फ्रेंच को नहीं पता थी, वो छुप के गए थे। तो इसका फ़ायदा उठाते हुए जब
उनकी गैर मौजूदगी में, है ना, डुप्लेक्स की गैर मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव ने 500 सोल्जर को लेके एक बड़ा डेयरिंग मूव किया कि उन्होंने फ्रेंच आर्मी पे धावा बोल दिया, फ्रेंच सोल्जर्स पे। और वहाँ पे फिर जो कर्नाटक था, वहाँ पे जो फ्रेंच ट्रूप थी वो हार जाती है। तो इस तरीके से फ्रेंच अपना कर्नाटक हार जाती है ना। ये बैटल ऑफ अरीनी होता है, बैटल ऑफ अरीनी, ठीक है, बैटल ऑफ अरीनी। अब हुआ क्या कि इस बैटल में फ्रेंच ने अपना कर्नाटक हार गई, ठीक। तो फिर मोहम्मद अली को इंग्लिश डिक्लेयर कर देते हैं नवाब ऑफ कर्नाटक, और डुप्लेक्स की लापरवाही की वजह से ये होता है, इसलिए डुप्लेक्स को सस्पेंड कर दिया जाता है। तो ये जो पेरिस ट्रीटी है, अब वॉर तो चल रहा था, तो वॉर को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे एक साइन होता है पेरिस ट्रीटी, जिसको अभी नया डुप्लेक्स सस्पेंड हो गया तो उनके बाद एक नया उनका सक्सेसर आ गया, दूसरा गवर्नर जनरल, जिसका नाम है कोदियू। कोदियू इस पेरिस ट्रीटी को साइन करता है और वॉर को एंड करता है। सॉरी, पेरिस ट्रीटी नहीं, पौंडीचेरी ट्रीटी, सॉरी, सेकेंड वॉर का, ठीक है, पौंडीचेरी ट्रीटी। तो अब इंग्लिश को एंड ऑफ वॉर में क्या मिल गया, कर्नाटक मिल गया, और फ्रेंच के पास बचा सिर्फ हैदराबाद। अब थर्ड कर्नाटक वॉर होता है। इसका रीज़न था कि 7 साल से यूरोप में बैटल चल ही रहा था फ्रेंच और इंग्लैंड के बीच में, कि हमको अपना वहाँ पे बैटल चल रहा है तो यहाँ पे भी उसका असर हो रहा था, ठीक है। तो बैटल ऑफ वांडीवोश में क्या होता है कि इंग्लिश जीत जाते हैं। अब क्योंकि ये इसका ईयर नोट करो, 1756 to 63। तो 1757 में क्या होता है कि बैटल ऑफ पलासी हुआ रहता है और उसमें इंग्लिश जीत जाती है। तो इस बैटल ऑफ पलासी के कारण इंग्लिश के पास भी बहुत फंड है, बहुत फंड है, जिसके कारण, जिसका एक हम रीज़न मान सकते हैं इंग्लिश के यहाँ पे जीतने का, है ना। तो अब यहाँ पे क्या हुआ रहता है कि इंग्लिश भी बड़ी चालाकी से, अब जो देखो रॉबर्ट क्लाइव क्या करते हैं कि बूसी जो रहता है ना, जो नया कमांडर रहता है, वो जो होता है वो गया रहता है विजयनगर में, एक ज़मींदार, और विजयनगर का ज़मींदार रहता है ना, उसका जो है लड़ाई हो गया रहता है बोबली से, है ना, बोबली के ज़मींदार से। तो बोबली के ज़मींदार और विजयनगर के ज़मींदार में लड़ाई हो गया रहता है, उसको सॉर्ट आउट करने वो बूसी गया रहता है। तो फिर क्या हो जाता है कि जब वो वहाँ से वापस आता रहता है सॉर्ट आउट करके, बोबली के ज़मींदार के को मार देता है बूसी, और वो विजयनगर के ज़मींदार मिलके बोबली के ज़मींदार को मार देते हैं, ठीक है। अब वहाँ से वापस आ रहा है बूसी, तो यहाँ पे क्या होता है कि रॉबर्ट क्लाइव जो होते हैं चेंदूर थी में बूसी को मार देते हैं, वापस आता रहता है तब। फिर होते हैं वॉन्डीवोश, वॉन्डीवोश का बैटल होता है, और इसमें क्या होता है, फ्रेंच नेवी जो होती है वो कमांड करती है इसमें, जिस कौन कमांड करती है, काउंट डी लैली उसको कमांड करते हैं फ्रेंच नेवी को, और कर्नल आयरकुट रहते हैं इंग्लिश के, ठीक। तो इनके बीच में ये लड़ाई होती है, बैटल होती है, और उसके बाद ये बैटल को एंड किया जाता है पेरिस ट्रीटी से, ठीक। तो अब ब्रिटिश जो है उनको लास्ट में सक्सेस मिल ही जाता है। तो इसका रीज़न क्या है कि ब्रिटिश की, देखो ब्रिटिश, बाकी भी जो हम देखते हैं ना कि फ्रेंच, डेन्स, इंग्लिश हो गया, डच हो गया, पोर्तुगीज़ हो गया, इसकी इन सब से भी सुपीरियर क्यों थी ये इंग्लिश की जो कंपनी थी। तो इसका रीज़न यही है कि उनका नेवल सुपीरियॉरिटी बहुत था, नेवी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, और इस इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थे उनके पास फंड्स बहुत अच्छे थे। बैटल ऑफ प्लासी के बाद तो स्पेशली ज़्यादा ही फंड हो गया था, है ना। हमारे इंडियन आर्मी के पास या जो भी दूसरी यूरोपियन आर्मी को देख लो तो उनके पास उतना सोफिस्टिकेटेड वेपनरी या डिसिप्लिन नहीं था, कह सकते, जैसे डुप्लेक्स को ही देख लो, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो एक प्राइवेट एंटरप्राइज थी, यानी लेस गवर्नमेंटल कंट्रोल था, इंस्टेंट डिसीजन ले सकता था। वहीं फ्रेंच को देखो तो वो अपने गवर्नमेंट के अंदर ही था। ब्रिटिश कमांडर्स जो थे उनमें बहुत स्ट्रेटेजिक प्रोवेस था, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स भी उनके पास बहुत थी, है ना। ब्रिटिश के पास बहुत सारे मल्टीपल मेजर पोर्ट्स आ गए थे, जैसे मद्रास, बॉम्बे, कैलकटा। इन सब के रीज़न के कारण ब्रिटिश जो है उनको सक्सेस मिल गया। तो ये सारे वॉर्स कंसोलिडेट कर देते हैं ब्रिटिश पावर को इंडिया में, एंड अल्टीमेटली लीड टू द
establishment of British colonial rule that lasted for nearly 2 centuries, है ना। इस टाइप का कंक्लूजन देख सकते हैं। इम्पैक्ट ऑफ अगर हम देखें जो यूरोपियन ट्रेड है तो उसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इफेक्ट्स हुए, है ना। इससे एक नया एरा स्टार्ट हो गया इंडिया में, जिसमें जो कि मतलब हम अपने ओल्ड ट्रेडिशंस और प्रैक्टिसेस को भूल कर एक नया एरा में पहुंच गए। कैसे हुआ? पहले तो हुआ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि जो फूड क्रॉप्स थे और कमर्शियल क्रॉप्स थे उनका बैलेंस जो है वो अफेक्ट हो गया। जैसे हम इसके एग्जांपल ले सकते हैं कि पोर्तुगीज़ ने चिली, टोबैको, पाइनएप्पल, पोटैटो ये सब इंट्रोड्यूस किया। हुंडी सिस्टम एक फाइनेंसिस और बैंकिंग का सिस्टम था, ये एक्सपांड होगा उस समय क्योंकि ट्रेड एंड कमर्शियल एक्टिविटीज़ के कारण। मनी इकोनॉमी आया, यानी जो कॉइन्स वगैरह चलने लग गए, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर के बहुत लार्ज नंबर्स में बनने लग गए कॉइन्स, है ना। और जजमानी सिस्टम होता है ना कि जजमान जो होते हैं जो मतलब सर्विस प्रोवाइड करना अपने पेट्रन्स को, वो ख़त्म हो गया इस वजह से। फिर दादिनी सिस्टम जो है एक एडवांसेस का सिस्टम है, एडवांस पे करने का, है ना। तो ये आया, और दादिनी मर्चेंट उसको बोलते थे जो यूरोपियन और पीजेंट्री के बीच में एक मिडल मैन होता है उसको, है ना। यूरोपियन ट्रेडर एंड पीजेंट्री के बीच में एक मिडल मैन को हम दादिनी मर्चेंट बोलते थे। और ये जो एडवांसेस का सिस्टम को अगर इंडिगो प्लांटेशन के जगह में देखा जाए तो उसको बोलते हैं तीन कटिया सिस्टम। ठीक, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स जो थे वो बढ़िया अच्छा शिप बनाते थे, धाव, है ना। शिवाजी जो थे वो फादर ऑफ इंडियन नेवी कहलाते, मॉडर्न इंडियन नेवी कहलाते हैं ना। अब ये धाव शिप्स जो थी बहुत अच्छी क्वालिटी के शिप्स होते थे, लेकिन नेविगेशनल एक्ट्स ला दिए ये इंग्लिश, जिसके कारण क्या हो गया कि अब जो भी ट्रेड होगा वो इंग्लिश शिप्स के थ्रू होगा। तो ये शिप इंडस्ट्री भी सिस्टमेटिकली क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई हमारी। जो पहली जो इंडस्ट्री थी जिन्होंने इंग्लिश ने जो हमारी पहली कोई इंडस्ट्री को जो डिस्ट्रॉय किया वो हमारी शिप इंडस्ट्री है। ठीक, फिर नए नए टेक्नोलॉजीज़ आ गए, प्रिंटिंग प्रेस, टेलीग्राफ, रेलवेज, जिसका मॉडर्नाइजिंग इम्पैक्ट हुआ इंडिया में, है ना, इंडियन सोसाइटी पे। और जैसे गन्स, पिस्टल्स, मशीनरी, ये सारे लोकल क्राफ्ट्स को हमारे रिप्लेस कर दिए। तो यूरोपियन ट्रेड का हमारे में बहुत पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट्स है। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव, है ना, इस टाइप का, या तो इस टाइप से भी पॉइंट्स में लिख सकते हैं। हैज़ बोथ काइंड ऑफ अप्रोच। ठीक, सो थैंक यू, लेट्स एंड इट हियर। ओके, थैंक यू।